Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study about decomposition. So before proceeding towards the video, I would like to request to you all to please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want any particular topic of your choice to be explained by me, please do let me know below in the comment section. I'll definitely make a video on that. Okay. And if you get any doubt in this video, please do let me know below in the comment section. Okay, so let's get started. Let's understand what is decomposition in detail. Okay, so what is decomposition? So decomposition is a biological and chemical breakdown of organic matter into simpler inorganic forms. Organic matter को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं. ओके, नाउ व्हाई इट इज टर्म्ड एज डिकम्पोजिशन? बिकॉज मेनली इसे डिकम्पोजर्स ही इस प्रोसेस को लीड करते हैं. सो डिकम्पोजिशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़ के सिंपल कंपाउंड्स बनाया जाता है. व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ दिस सिस्टम? बिकॉज सी, जो न्यूट्रिएंट का एक साइकिल है, राइट? एनवायरमेंट ने न्यूट्रिएंट की एक साइकिल बना रखी है. सो इट विल गो फ्रॉम soil to the plants, to the animals, then to the decomposers, and then it comes back to the environment. So this is the cycle. For the maintenance of the nutrient, for the maintenance of the cycle, it is important because nutrients जो हैं वो replenish होते रहने चाहिए because we all need nutrients every day. So for that procedure, ये एक nutrient का cycle होता है which is done. So this is mainly the last step of nutrient cycle, decomposition. So decomposition में organic compounds को inorganic compounds या simpler compounds में तोड़ते हैं. Now ये दो agencies से होता है, mainly abiotic और abiotic and biotic. Okay. See, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिकम्पोजिशन. एनर्जी फ्लो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिकम्पोजिशन. एनर्जी फ्लो एज इन फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज, से फ्रॉम वन डिवीजन टू अनदर डिवीजन. जो फूड जाता है, जो एनर्जी जाती है, उसको मेंटेन करने में बहुत काम आता है. इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है. इट इन्वॉल्व्स माइक्रोबियल एक्टिविटी. यहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी जो मैंने आपको बोला अबायोटिक एंड बायोटिक, तो जो बायोटिक का एजेंसी होती है दैट इज फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई ओनली. तो माइक्रोब्स इंक्लूड करते हैं डेफिनेटली ये प्रोसीजर. एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है इस प्रोसीजर के अंदर. एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू भी ये हो सकता है. ओके, essential, it is very essential for soil fertility, for the maintenance of soil fertility, because see, जो भी decomposers simpler compounds में तोड़ते हैं after the excretion of whatever decomposers have eaten, after the excretion process, and after they are lefting the part which is not consumed by them, राइट. सो ये जो सारा फूड और ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इन दी एंड सॉइल को मिलते हैं. सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसाइकिल करता है न्यूट्रिएंट्स को सेम लेवल पे. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब की रिसाइकलिंग हो जाती है डिकम्पोजर्स की वजह से. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, moving forward to types of decomposition. So as I said, there are two types of decomposition, biotic and abiotic decomposition. बायोटिक डिकम्पोजिशन मेनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स से होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुआ, एग्जाम्पल में एक्टिनोमाइसिटिस. डेट्रिटिवोर्स भी होते हैं. डेट्रिटिवोर्स और डिकम्पोजर्स में डिफरेंस ये है कि डेट्रिटिवोर्स डायरेक्टली फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, एंड जो डिकम्पोजर्स होते हैं दे यूज़ अ प्रोसेस, दे यूज़ एंजाइम्स. फिर वो एंजाइम्स को एक सिंपलर कंपाउंड्स में बनाते हैं, फिर वो सिंपलर कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करते हैं. तो डिकम्पोजर्स हैज़ दिस मेथड ऑफ डूइंग इट, एंड डेट्रिटिवोर्स डायरेक्टली करते हैं, बट दे बोथ आर डूइंग द सेम थिंग. ओके, अबायोटिक कंपोजिशन, it mainly includes breakdown due to physical, chemical and environmental factors. जब फिजिकल, केमिकल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो तो वो उसे अबायोटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं. टेम्परेचर हो गया, मॉइस्चर हो गया, यूवी रेडिएशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये सब प्रोसीजर्स की वजह से जब डिकम्पोजिशन होता है तो दैट इज टर्म्ड एज अबायोटिक डिकम्पोजिशन.
Okay, moving forward, we are going to study each type of decomposition in detail. So abiotic decomposition, as I told you, ये फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे कि सी फॉर एग्जांपल फोटो डिग्रेडेशन बाय सनलाइट. अभी यूवी रेडिएशन की वजह से फोटो डिग्रेडेशन हो रहा है, सनलाइट की वजह से डिग्रेड हो गए अगर न्यूट्रिएंट, बहुत ज़्यादा सनलाइट है उस वजह से. सो वो एक एग्जाम्पल है. ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब होती है, कभी कभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स. सो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक में तोड़ देता है, तो वो एक मेथड है. हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जब बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ना वाटर से मिला, तो वो वाटर उसको जो है वो तोड़ देगा, तो हाइड्रोलिसिस हो जाता है. दैट इज वन फैक्टर. टेम्परेचर फ्लक्चुएशन एक्सेलरेटिंग डिग्रेडेशन, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेगुलेट करता है, टेम्परेचर, पीएच एंड ऑल ऑफ दीज. ऑप्टिमम कंडीशन इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन टू हैपन थ्रू बायोटिक फैक्टर्स. अदरवाइज टेम्परेचर अगर किस तरीके से टेम्परेचर है उस पर भी डिपेंड करता है. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है या बहुत कम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम नहीं है कंडीशंस, तो वो भी इट विल इम्पैक्ट द डिकम्पोजिशन. Abiotic processes often make organic matter more accessible to microbes. Abiotic factors में ये भी होता है कि they make more accessible it to microbes, क्योंकि वो एक इस तरीके का उसको सिंपलर फॉर्म में एक तरीके से वो डाइजेस्ट कर देते हैं जिससे डिकम्पोजर्स उसे इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं. ओके, सो वो एक चीज़ है जो कि अबायोटिक फैक्टर हेल्प करता है. नाउ okay, moving forward to biotic decomposition. Biotic decomposition, as we all know, is mediated by decomposers. Decomposers कौन होते हैं? Microorganism. Which type of microorganism? Mainly bacteria and fungi. Bacteria और fungi जो होते हैं, they have this capability of decompose the organic matter into inorganic compounds, inorganic matter, जो कि plants के लिए absorbable होता है. Plants then can consume the inorganic component from the soil, and इस तरीके से soil fertility भी maintain हुई और फिर से cycle start हो गई. तो nutrient cycle को maintain करने के लिए बहुत important procedure है. बैक्टीरिया, फंजाई, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है. So what happens is it specialize in labile compounds like proteins and sugars. So बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोटीन और शुगर्स को तोड़ने में मेनली ज़्यादातर काम करते हैं, ज़्यादातर हेल्प करते हैं, जो प्रोटीन और शुगर के कंपाउंड होते हैं उसको तोड़ने में. Fungi on the other hand degrade recalcitrant compounds like cellulose and lignin. जो प्लांट के कंपाउंड्स होते हैं, सेल्यूलोज हुआ, लिग्निन हुआ, प्लांट के कंपोनेंट्स होते हैं, ये उसको ब्रेक डाउन करने में फंजाई हेल्प करता है. एक्टिनोमाइसिटिस एक्टिव इन ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स. एक्टिनोमाइसिटिस जो है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स जो होते हैं, एकदम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में तोड़ने की कैपेबिलिटी होती है उसकी. Detritivores, then comes detritivores. Detritivores क्या करते हैं? They fragment the organic compound into small pieces and they consume it directly. So वो detritivores भी उसको accessible बना रहे हैं to decomposers, and it is also helping in replenishment of the nutrient cycle. सिक्वेंशियल स्टेप्स क्या क्या होते हैं? सो लीचिंग, सबसे पहले लीचिंग होती है, उसे निकालना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, दैट्स फ्रेगमेंटेशन. कैटाबॉलिज्म बाय माइक्रोब्स. कैटाबॉलिज्म इज बाय यूजिंग सर्टेन एंजाइम्स एंड एवरीथिंग. वो माइक्रोब्स उसको तोड़ते हैं, उसको एक ऐसे कंपाउंड में बनाते हैं विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देन दे कन्वर्ट इट इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म. फिर उसके बाद उसका मिनरलाइजेशन होता है. सो सी डिकम्पोजिशन में मिनरलाइजेशन हमेशा होगा कि नहीं? इट्स नॉट नेसेसरी, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ decomposition. Mineralization is a part of decomposition, but it happens every time. That's not necessary. Okay, that is not the case ki mineralization happens every time. It does not. It depends on certain conditions, certain factors, the microbes present and everything like that. So what is mineralization? Why do we
make it a part of decomposition and what role it does play. So see, mineralization एक biological process है जिसके अंदर जो organic substance के और organic substance जो होता है उसके अंदर जो भी elements present होते हैं, जो भी components present होते हैं ना, वो soil microorganisms, soil के अंदर जो microorganisms होते हैं उसके through water soluble inorganic compounds उससे बन जाते हैं. Water soluble, it can be soluble in the water. इनऑर्गेनिक कंपाउंड सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके बना देता है. लेकिन जो हम डिकम्पोजिशन देखते हैं इट इज़ मोर ऑफ अ फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो वो एक फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस है. लेकिन मिनरलाइजेशन आफ्टर एक फ्रेगमेंटेशन हो गया और एक सूटेबल कंपाउंड कैटाबॉलिज्म हो गया बाय माइक्रोब्स. सो बायोलॉजिकल प्रोसेस आई एम सेइंग कैटाबॉलिज्म हो रहा है, एंजाइम का यूज़ हो रहा है एंड वो उसको इनऑर्गेनिक स्टेट में तोड़ रहे हैं, बट फिर उसको फर्दर वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक स्टेट में तोड़ना विच कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब बाय द plants in the soil. So वो काम mineralization का होता है. So mineralization is done by soil microorganisms. So it converts the organic compound into water soluble inorganic compounds. That is the process of mineralization. ठीक है. एग्जाम्पल्स जैसे कि हैं प्रोटीन. सो प्रोटीन को उसके सिंपल कंपाउंड में तोड़ा अमाइनो एसिड्स. ना अमाइनो एसिड्स को भी फर्दर हम अमोनिया में तोड़ रहे हैं, अमोनिया को नाइट्रेट्स में तोड़ रहे हैं विच कैन बी देन कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स. सो इस तरीके से उसको सिंपलर कंपाउंड में तोड़ते रहना इज द प्रोसेस नोन एज डिकम्पोजिशन. इट प्रोवाइड्स एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट अपटेक एंड इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी. ऐसा सेट कि डिकम्पोजिशन का सिंपल मैकेनिज्म ही ये है कि उसे इस तरीके से बना देना, उसका इस तरीके से फॉर्म बना देना कि वो प्लांट्स कंज्यूम कर सकें डायरेक्टली. सो व्हाट हैपेंस इज जब डिकम्पोजिशन होता है दोज न्यूट्रिएंट्स आर देन एब्सॉर्ब्ड बाय द सॉइल. फिर उसके बाद सॉइल के अंदर वो फर्दर प्रॉपर साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल या वॉट एवर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल या सल्फर साइकिल, वॉट एवर, एंड देन प्लांट्स के लिए वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म उसका कन्वर्ट होता है एंड देन प्लांट्स कैन कंज्यूम दी थिंग. बट मिनरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि डिकम्पोजिशन के वजह से ही वो डायरेक्टली एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट फॉर्म में, अमोनिया फॉर्म में. अमोनिया कैन बी कंज्यूम्ड बाय बर्ड्स एंड एवरीथिंग. And nitrates, ammonia can also be consumed by plants and nitrates can also be consumed by plants. So वो इस फॉर्म में बन जाता है जो प्लांट अपटेक के लिए ईजी है. सो इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने का डेफिनेटली मिनरलाइजेशन हेल्प करता है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, immobilization and decomposition. So what is immobilization? See, mineralization is the opposite of immobilization. When an inorganic nutrient is incorporated into an organic compound, it is known as immobilization. जब एक inorganic compound जो है वो एक organic compound में convert हो जाता है. Decomposition में क्या हो रहा है? Organic to inorganic. Mineralization में organic to inorganic. But inorganic से अगर एक organic compound बन जाए तो उसे हम बोलते हैं immobilization. I have here included immobilization just for you to understand that this process also exists. So immobilization, as I said, is the conversion of inorganic compound to the organic form, to its organic state. So opposite है mineralization का, it's a process where microbes assimilate inorganic nutrients into their biomass. Plants क्या करते, microbes क्या करते हैं? They assimilate inorganic nutrients. Now whatever they have consumed, they excrete, right? So वो जो excrete करते हैं inorganic compounds को, वो they release it into their biomass. Temporary unavailability of nutrients for plants cannot then consume that organic compound definitely. So temporary unavailability हो जाती है nutrients की, and ये एक तरीके से बैलेंस मेंटेन करता है. मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन दोनों है ना, इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करते हैं, एक इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं, इकोसिस्टम की साइकिलिंग है वो प्रॉपरली मेंटेन करते हैं. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज अगर मिनरलाइजेशन ही होता रहेगा तो एवरीथिंग विल बी कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स. सॉइल को भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, फिर बाकी एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है ना, इन द फॉर्म ऑफ गैसेज, इन द फॉर्म ऑफ एवरीथिंग. सो that's why immobilization also play a very important role in here. Ki it will convert the inorganic part into the organic part, which will maintain the cycle at some point. Because when it is converting the inorganic into organic part, that
form of compound is not it cannot be consumed by the plants, so it is making the nutrients unavailable for the plants, right? So if plants cannot take it, environment, atmosphere will use it, right? So उस तरीके से ये इंटीग्रिटी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी मेंटेन करने का न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरी है ये प्रोसीजर्स. ओके, मूविंग फॉरवर्ड to mechanism of decomposition. Now decomposition होता किस तरीके से? So whenever a plant or animal dies, जब भी कोई भी plant या animal की डेथ होती है, so what happens is वो nutrients छोड़ देते हैं पीछे, energy छोड़ देते हैं पीछे. जब उनकी जो body रहती है, that dead and decaying body has the availability of nutrients and energy, in the organic matter that comprise their body. So what happens is scavengers और detritivores जो होते हैं वो उन पे feed करते हैं. Scavengers और detritivores वो उन पे feed करते हैं. So जो भी प्लांट का कारकासेस और लिटर जो होता है, प्लांट का, एनिमल्स का जो कारकासेस होता है, उस पर वो फीड करते हैं. एंड वो इनएविटेबली कुछ पार्ट फीड कर लेते हैं, कुछ पार्ट वो अनयूज्ड छोड़ देते हैं. उसमें भी एनर्जी होती है, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं. सो अनयूज्ड एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो उन्होंने अनकंज्यूम्ड हैं डेट्रिटिवोर्स और स्कैवेंजर्स से, सो दैट पोर्शन इज ऑल्सो न्यूट्रिशनल. दैट पोर्शन इज ऑल्सो न्यूट्रिशनल. सो एनिमल्स के केस में बोन्स हुए, फेदर्स हुए, फर हुए. प्लांट्स के केस में वुड हुए, और दूसरा जो भी इनडाइजेस्टेबल लिटर है, जो माइक्रोब्स भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते. सो डेट्रिटिवोर्स भी जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, स्कैवेंजर्स भी जो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, वो पार्ट में भी एनर्जी है, वो पार्ट में भी न्यूट्रिएंट है. सो डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन the remaining organic matters. Now you understand how detritivores and decomposers are different and how they are maintaining the cycle. So what happens when an animal or a plant die? Scavengers and detritivores feed on that particular plant or an animal. Now whatever part is consumed by the plant, whatever part is consumed by the detritivores or scavengers, वो उसको उसमें एनर्जी है, वो जब उसको एक्सक्रीट करेंगे तो वो यूजेबल फॉर्म में आ जाएगा. बट वॉट एवर पार्ट इज नॉट यूज्ड, जैसे मैंने आपको एनिमल के केस में बताया, फर हुआ, फेदर हुआ और ये बोन्स हुए. प्लांट्स के केस में फिर वो लिटर हो गया, या दूसरा जो भी इनडाइजेस्टेबल पार्ट है जो डेट्रिटिवोर्स और स्कैवेंजर्स डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, उसमें भी एनर्जी है. वो पार्ट को फिर डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन करते हैं उसको. सो डीकम्पोजर्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में तोड़ते हैं, उस सेकेंड लेवल पे आते हैं इन दिस प्रोसेस, एंड दे रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू फॉर्म यूजेबल टू प्लांट एंड बैक्टीरियाज. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, वो ये सब रिलीज कर देते हैं एनवायरनमेंट में, जो डीकम्पोजर्स होते हैं, जो कि फिर फर्दर प्लांट्स और बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं. ये जो प्रोसेस है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? दिस इज रीसप्लाइंग द न्यूट्रिएंट्स इनटू द इकोसिस्टम, एंड इस तरीके से जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो प्रॉपरली मेंटेन हो सकती है. ठीक है, तो इसलिए ये प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Moving forward, factors influencing decomposition. Now, what are the factors that influences the decomposition? Biotic factors भी influence करते हैं और abiotic factors भी influence करते हैं. Biotic factor में है जैसे decomposer community. Now, how many bacteria, fungi और plants are there? फिर उनकी how many plants are dying, how many animals are dying? That will also impact the decomposition cycle. Health of plant or health of animals, all of those factors are termed as biotic factors. Substrate quantity, as I said, health of the plant and health of the animal. अब जितना अच्छा health होगा उतना ज़्यादा उनका lignin content, C and carbon nitrogen ratio होगा. So उस तरीके से कितना substrate quality है to feed upon, वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है. अबायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं? टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन है या नहीं, पीएच है, देन सॉइल टेक्सचर है, एंड प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड हेवी मेटल्स. व्हाट आर दी हेवी मेटल्स प्रेजेंट इन दी सॉइल, व्हाट आर द पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन दी एनवायरनमेंट. सो उस पर भी कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है, डिपेंड करता है.
जैसे कि टेम्परेट फॉरेस्ट में अगर आप देखो, तो देयर इज टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही फास्ट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है, क्योंकि इतना फास्ट न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होती है तो इसीलिए भले ही लो कंसंट्रेशन में न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो बट ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। बट अगर आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखो तो बहुत ही स्लो होती है उनकी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जिस वजह से like the soil may contain a large amount of dead and decaying matter in the forest, बट वो जो साइकिंग है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। और अगर हम लैंड पे डिकम्पोजिशन देखें तो सी एनवायरमेंटल कंडीशंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है लैंड पे डिकम्पोजिशन को, बिकॉज समटाइम्स इट इज़ टू वेट टू सप्लाई देम विद इनफ ऑक्सीजन एंड समटाइम्स इट इज़ टू ड्राई फॉर द डिकम्पोजर्स टू थ्राइव इन द एनवायरमेंट। So इस तरीके से certain factors are definitely there which impacts the decomposition cycle in a long run. So optimum conditions and optimum factors needs to be present in a particular area for the maintenance of the nutrient cycle. So here I have explained about decomposition. I hope this video helped you, and if you still are having any particular doubts or any confusions on any slide, on any subtopic, on this topic particularly, please do ask in the comment section. I'll definitely reply. And if you want any particular topic of your choice to be explained by me, please do let me know below in the comment section. I'll definitely make a separate video on whatever topic suggested by you guys. So thank you so much for tuning in. Please do like, comment, share and subscribe to my channel. We will meet in the next video. Thank you. Bye bye. Take care.